बच्चों, मैं हूं अखिलेश दीक्षित और पिछले 20 सालों से मैं बॉटनी पढ़ा भी रहा हूं और बच्चों से सीख भी रहा हूं। तो अभी आज जो ये वीडियो बना रहा हूं वो उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो बच्चे जो 10th पास करके स्टार्ट कर रहे हैं और वो बच्चे जो 12th बोर्ड पास करके नीट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। बच्चों, जहां तक बॉटनी की बात है, आपको 100% स्कोर करना होगा क्योंकि नीट का कट ऑफ अब ये अलाउ नहीं करता कि हम बायो में 80% 75% कर लें और उसको अच्छा बोला जाए। अब आज के डेट में स्थिति ये आ गई है कि अच्छा तभी बोला जाएगा जब आप बायो में 340 प्लस स्कोर करें, और तब आपको उतना जितना रिस्पेक्ट आप ड्यू रिस्पेक्ट जो आप चाहते हो कि आपको मिले, वो अब आज की डेट में तभी मिलेगी जब आप 360 में 360 करेंगे। तो एक बात तो ये पूरी दिमाग में बैठा लो कि बायो में एक भी क्वेश्चन गलत करने का स्कोप नहीं है आपके पास। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो, वो बॉटनी हो या वो जूलॉजी हो, डे 1 से आपको ये लाइन पकड़ के रखनी होगी कि बायो में हमें 100% क्वेश्चंस करने हैं, राइट। पॉइंट नंबर 2, बच्चों, आपको 100% क्वेश्चन करने हैं और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने से मेरा मतलब है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप का जो प्रिपरेशन जर्नी है वो थ्योरी सेंट्रिक ना रख के प्रैक्टिस सेंट्रिक रखनी है। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आप आकाश में हैं या कहीं भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये बात मान के चलनी होगी कि आप इसलिए नहीं पढ़ने आए कि आप यहां थ्योरी सीखने आए हो। आप इसलिए यहां पढ़ने आए हो कि आपके सारे आंसर सही जाएं, और सारे आंसर सही जाएं उसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस खूब करें। पूरी प्रिपरेशन जर्नी को प्रैक्टिस सेंट्रिक रखनी है। प्रैक्टिस सेंट्रिक कहने का यह मतलब है कि आपके दिमाग में जो प्रायोरिटीज बनती हैं उसमें थ्योरी नंबर 2 पर लाओ, नंबर 1 पर प्रैक्टिस ले जाओ। आप क्लासेस में पढ़ के जब आप घर जाते हो, जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हो, तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी नहीं है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रैक्टिस है। अब लेकिन समस्या यह है कि प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो आप थ्योरी पढ़ो, लेकिन मेजर टाइम आपको प्रैक्टिस में देना है। बहुत रोबोट नहीं बन सकते आप। भले ही एज ए टीचर हम लोग बहुत एकदम स्टीरियोटाइप बातें करते हैं कई बार कि डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अगर आज आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो कोई बात नहीं, कल कर लो, कल छूट गई परसों कर लो, लेकिन प्लीज प्रैक्टिस सेंट्रिक प्रिपरेशन हो। यह मानकर चलो कि थ्योरी तुम कितनी ही बार पढ़ लो, या थ्योरी आप 100% प्रिपेयर कर लो, या उतने ही लेवल तक आ जाओ जिस लेवल के ऑथर्स थे जिन्होंने वो चैप्टर लिखा था, तब भी कोई माइलेज नहीं मिलेगा आपको अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो प्रैक्टिस को फर्स्ट प्रायोरिटी पर लाना है। अगला चैप्टर कंप्लीट होने से पहले पिछले चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, फॉर एग्जांपल कोई भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो उससे पहले आपके लिविंग वर्ड वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है ना। ये हो गई प्रैक्टिस बात। जैसे कोचिंग में जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे टेस्ट मिलेंगे, है ना। तो पूरी प्रिपरेशन जर्नी को प्रैक्टिस सेंट्रिक आप कब बोल पाओगे? जब अपनी सारी प्रिपरेशन आप टेस्ट ओरिएंटेड करोगे। आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन में अगला जो स्टेप है वो है आपका टेस्ट। टेस्ट को दिमाग में रख के ही पूरी प्रिपरेशन करो कि टेस्ट अगला आने वाला है, उस टेस्ट का क्या सिलेबस है, उसके लिए पूरी प्रैक्टिस करके ही टेस्ट में जाओ। अदरवाइज थ्योरी क्लासेस में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आप टेस्ट पर फोकस नहीं कर रहे हो। तो प्रैक्टिस सेंट्रिक होने का यह मतलब है कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते चलो, ठीक है ना। तो कभी भी टेस्ट को स्किप करना तो क्राइम है, टेस्ट में गलती करना तो क्राइम है, ओएमआर में गलती करना तो क्राइम है, क्योंकि कोचिंग में आने का, नीट की प्रिपरेशन करने का मेन जो पाथवे है वही टेस्ट है। और हर टेस्ट को अगर उतनी ही गंभीरता से देना शुरू करोगे जितनी गंभीरता से नीट देने वाले हो, तो यकीन मानो नीट
एक्चुअल नीट आने से पहले आप 100-150 बार नीट दे चुके होंगे। तो टेस्ट सेंट्रिक रखना अपनी प्रिपरेशन। अगली बड़ी बात आती है जो अभी जूलॉजी वाले सर ने भी बोली थी कि थ्योरी को लिमिट करना होगा। प्रैक्टिस आप अनंत तभी कर पाओगे जब आपके पास समय होगा, है ना। और समय, फिर वही बात है, सब तो ऐसे बात करेंगे आपसे, सारे टीचर, पेरेंट्स, इन्वायरमेंट सब ऐसे बात करते हैं जैसे आप ना सुपरमैन हो कोई। तो है क्या कि पूरी जो प्रिपरेशन है ना, उसमें समय आप तभी निकाल पाओगे जब आप थ्योरी को मिनिमाइज करो। तो कंटेंट को लिमिट करना पड़ेगा। इररिलेवेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इट्स अ लाइफ वेस्टेज। जिंदगी अगर बहुत छोटी नहीं है ना तो बहुत बड़ी भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारे कैरियर में कुछ माइलेज ही ना मिले। तो ऐसी जानकारी लेके हम क्या करेंगे भाई? यहां कोई हम ऐसा तो नहीं कोई बुक पढ़ पढ़ के नॉवेल की तरह थोड़ा ना पढ़ना है। हमें केवल वही थ्योरी पढ़नी है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। और ये कैसे पता चलेगा कि केवल वही थ्योरी हम पढ़ें जिससे क्वेश्चन आते हैं? ये आपको क्लासरूम में टीचर बताएंगे। इसका सीधा मतलब यह निकला कि क्लासरूम में जब टीचर आपको थ्योरी पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को स्वामी विवेकानंद मान के चलो आप, कि मैं थ्योरी को क्लास में ही तैयार कर लूंगा, एटलीस्ट फॉर बायो। आपको ये शुरू से ही कंसंट्रेशन बना के रखना होगा और ये टारगेट लेके चलना होगा कि थ्योरी, बायो की थ्योरी तो हम क्लास में ही तैयार कर लेंगे। तब फिर जब घर आओगे ना तो थ्योरी को कम समय देना पड़ेगा। और अगर 100% याद करने का टारगेट लेकर बैठोगे तो यकीन मानो 75, 80, 90% आप याद भी कर लोगे। आप टीचर की तरह आई कांटेक्ट बना के रखो, हर समय कोशिश करो कि टीचर को ही आप देखते रहो। आप बिल्कुल जैसे एक आईएएस के सामने कोई बैठता है ना तो आईएएस लिखता भी रहता है, पूरी ध्यान से आपकी बात भी सुनता रहता है। अगर लिखना भूल जाए तो सामने वाला ये सोचेगा कि देखो मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, मैं तो कंप्लेन कर रहा था, आप तो लिख ही नहीं रहे हो। और अगर आपकी तरफ देखना बंद करे, लिखने पे ध्यान लगा ले, तो सामने वाले को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं किसी बड़े ऑफिसर के सामने बैठा हूं, ये मेरी बात को सीरियसली लेगा और मेरे जाने के बाद भी मेरा काम करेगा। तो वो देखो, सोचो आप ना कि आईएएस के सामने क्या समस्या है। वो सामने वाले को आई कांटेक्ट में भी रखेगा और आप जो बोल रहे हो उसको लिखेगा भी। तो जब आप क्लासरूम में बैठो तो मैंने कहा ना, स्वामी विवेकानंद की तरह इसलिए बोला क्योंकि आपको सारा याद करना है। आईएएस की तरह इसलिए बोल रहा हूं कि आपको कोशिश करना है कि टीचर से आई कांटेक्ट बना के ही रखना है पूरी क्लास में, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ये नहीं ध्यान रखना आप कि टीचर आपको देख रहा है कि नहीं देख रहा है। टीचर के पास 150 बच्चे, लेकिन आपको हर समय कोशिश करनी चाहिए कि टीचर के आई कांटेक्ट में रहो आप, और पेन भी आपका चलता रहे। जब आप टीचर से हर समय आई कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा आपका। और लिखना भी है, टीचर के साथ आई कांटेक्ट भी बनाना है, तो कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। और अगर कंसंट्रेशन ब्रेक होने से बचा ले गए आप तो 80, 85, 90% रिटेन कर ले गए आप पर क्लास। और अगर थ्योरी, बायो की थ्योरी क्लास में तैयार कर ले गए आप तो फिर सिलेक्शन छोड़ो, आप टॉपर बनने वाले। तो कंटेंट को लिमिट करो, थ्योरी को क्लास में ही तैयार करो, अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा करो। जो अभी इकोलॉजी पढ़ोगे आप आगे चलकर, इन्वायरमेंट ऐसी चीज है जो जीन बदल देता है। आप इन्वायरमेंट को ठीक करो। इन्वायरमेंट को ठीक करने का मतलब यह है कि इन्वायरमेंट इतना बड़ा फैक्टर है जिसके बारे में ना पेरेंट्स जानते हैं ना टीचर्स जानते हैं, तो उनके हाथ में ही नहीं होता। आपने क्या इन्वायरमेंट बनाया है ये आपको मालूम है, तो प्लीज अपने इन्वायरमेंट को ठीक रखना, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट आप अपने लिए जनरेट कर लोगे, और जनरेट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप ही ओनर होते हो, क्योंकि चॉइस आपकी है। आपने कौन से दोस्त बनाए, क्या आपका रूटीन है, क्या आपके इन्वायरमेंट में आता है, ये सब कुछ आपने ही डिसाइड किया। आप उसके ओनर हो एक्चुअली। तो आप अपना प्लीज इन्वायरमेंट ठीक रखो। और आप अभी पढ़ोगे ना डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में पढ़ोगे कि मूवमेंट हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट ही होता है। तो ये जब आप इन्वायरमेंट आप अपना बना रहे हो तो डिफ्यूजन याद रखना प्लीज, कि जो अच्छी, अगर आप अपर ग्रेडियंट के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो अपर टू लोअर जाएगा, और अगर आप हायर ग्रेडियंट में है और लोअर ग्रेडियंट वाले दोस्त बना लिए तो आप में से ही चीजें जानी है। तो कृपा करके अपना इन्वायरमेंट बड़ा जबरदस्त बनाए, अपने से एलीट लोगों के साथ रहें, अपने से मेहनती लोगों के साथ रहें। इन्वायरमेंट बहुत बहुत ज्यादा चूजी होना चाहिए आपको अपना इन्वायरमेंट बनाते समय, ठीक है ना।
एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिक होना होगा, है ना। जितना ज्यादा आप सेल्फ क्रिटिक रहेंगे, सोसाइटी को उतने कम मौके मिलेंगे कि आपको क्रिटिसाइज कर सके। तो ये, और बुरा तो बहुत लगता है, हर किसी को बुरा लगता है जब टोका जाता है। तो आपको कोई और ना टोक सके, उसके लिए ये जरूरी होगा कि डेली शाम को बैठकर आप खुद को टोक लें कि कहां कहां तुमने आज गलतियां की। क्योंकि गलतियों को सुधार सुधार कर सिलेक्शन नहीं, इंसान देवता बन सकता है। और वो तभी संभव है जब हम डेली सुधार कर लेंगे। तब मैंने कहा ना, सिलेक्शन छोटा इशू है। अपनी गलतियों को ठीक कर करके बहुत बड़ी उपलब्धियां आ जाती हैं। सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन ये डेली इंप्रूवमेंट आप तभी कर पाओगे ना जब सेल्फ क्रिटिक होगे और डेली शाम को बैठकर एनालाइज करो आप कि मैं किस लिए यहां आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का बड़ा पिक्चर क्या है, बड़ा टारगेट क्या है, छोटा टारगेट क्या है, सिलेक्शन है। और ये सारा आप अपने आप को खूब क्रिटिसाइज कर लो, तुरंत पेन डाउन करो और हवा में मत रखो कि आज ये गलतियां करी। लिख लो पेन से और धीरे धीरे करके आप अपना इंप्रूवमेंट करते रहो डेली बेसिस पर। सेल्फ मोटिवेटिंग भी बनना होगा। हालांकि टीचर्स हमेशा क्लास में 2-4 लाइन मोटिवेशन की वो बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक लिमिट है। अभी हम टीचर्स आपको मोटिवेट कर देंगे, घर जाओगे पेरेंट्स कर देंगे, लेकिन आप सोचो 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पूरा परिवार चलाना होगा, तब आपको मोटिवेट कौन करेगा? तब तो सारा जमाना आपकी टांग खींचेगा। तो बेहतर है अभी से आप सेल्फ मोटिवेटिंग भी बने। तो सेल्फ क्रिटिक भी बनना है, सेल्फ मोटिवेटिंग भी बनना है और डिसिप्लिन्ड रहना है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे बच्चा ना बहुत ज्यादा सुनना नहीं चाहता इसका डिटेल, लेकिन अगर बता दें, अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी और आपकी सक्सेस का साइज भी बड़ा होगा और शेप भी सुंदर होगा। सक्सेस जल्दी भी मिलेगी, साइज भी बड़ा होगा और सक्सेस अच्छे शेप की होगी। समझ रहे हैं? मतलब जो चाहते हो वो बनते चले जाओगे। तो अपने आप को डिसिप्लिन्ड भी रखना होगा। जहां तक बॉटनी की बात है, बॉटनी में एनसीईआरटी पर फोकस करें और एनसीईआरटी पर फोकस कैसे करें उसका भी एक तरीका बहुत बढ़िया बताता हूं आपको। जब आप नोट्स बनाएं, नोट्स डेली बेसिस पर ये इंश्योर करते हुए चलें कि एनसीईआरटी की अब तुम्हें जरूरत नहीं है उस पेज की। तो मैं जनरली अपनी क्लासेस में क्या करता हूं कि हाथ के हाथ बोल देता हूं कि ये मैंने पढ़ा दिया, अब तुम एनसीईआरटी से पढ़ लो और अगर सारी चीजें तुम्हारे नोट्स में आ गई हो तो एनसीईआरटी का पेज काट दो एक ऑब्लिक लाइन से। तो आप ये फॉर्मूला शुरू से अपना के चलना। लास्ट में जब रिवीजन करने की बारी आएगी, और बाय द वे रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रिपरेशन का। तो आज जब आपकी प्रिपरेशन शुरू हो तो आज से ही उस रिवीजन वाले फेज की प्लानिंग आज से ही शुरू कर दो आप कि रिवीजन हमारा कैसे स्मूथ हो, कैसे बहुत जल्दी हो रिवीजन। तो रिवीजन की प्लानिंग के हिसाब से आज से ही प्लानिंग शुरू करो। तो रिवीजन अच्छा तब होगा जब आपके हाथ में, जब आपको बॉटनी रिवाइज करनी हो, केवल कॉपी हो, ना एनसीईआरटी हो ना मॉड्यूल हो, केवल कॉपी है आपके पास। तो कॉपी अगर आप बनाते हुए चलोगे, अगर अपने नोट्स आप शुरू से ही बनाते हुए चलोगे और उन नोट्स में सारी चीजें समाहित करते हुए शुरू से चलोगे, एनसीईआरटी भी और मॉड्यूल की भी जरूरी चीजें, दोनों चीजें अगर शुरू से ही आप अपने नोट्स में डालते हुए चलोगे तो लास्ट में जो नोट्स हाथ में होंगे उनको रिवाइज करना बहुत स्मूथ होगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं, जब लास्ट में रिवीजन की बारी आती है तो कॉपी भी उनके हाथ में होती है, एनसीईआरटी भी होती है, मॉड्यूल भी होती है। अब वो पूरे घर में बिखरा के रखते हैं सब। तो अगर आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज चाहिए तो रिवीजन करते समय आपके हाथ में केवल आपके नोट्स होने चाहिए और उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपका खुद का लिखा हुआ ना बहुत जल्दी आपको याद आएगा। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप डेली बेसिस पर जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको एनसीईआरटी से पढ़ के इंक्लूड करके और काटते हुए चलो कि हमें जरूरत नहीं, राइट। और नोट्स इस तरीके से बनाते चलो ना। नोट्स अभी सर भी बोल रहे थे जूलॉजी वाले कि हमारा जो दिमाग है ना, कम से कम एटलीस्ट बायो वालों के बारे में भी बोल ही सकता हूं कि जो बच्चे बायो लेते हैं ना उनका दिमाग ना डायग्राम लविंग होता है।
आप कभी भी आंखें बंद करके याद करना, आपको थ्योरी एज इट इज याद नहीं आएगी, लेकिन कभी भी आंखें बंद करके देख लेना, आपको कोई ना कोई डायग्राम जरूर याद आ जाएगा, कैप्शन के साथ आएगा, लेबलिंग के साथ आएगा। तो बच्चों जो नोट्स आप बनाओ अभी बनाते हुए चलोगे, उन नोट्स को इतना इंटरेस्टिंग और इतना आर्टिस्टिक बनाओ, इतना इंटरेस्टिंग और इतना आर्टिस्टिक बनाओ कि आंखें बंद करो तो पूरा पेज, थ्योरी का पेज ऐसे याद आए जैसे डायग्राम याद आता है। थ्योरी की तरह उन नोट्स को बनाते हुए मत चलो, उनको बहुत ज्यादा कलरफुल करते हुए और मार दिस दैट इज एमआर, इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। नोट्स आपके खुद की प्रॉपर्टी है और नोट्स का केवल और केवल एक ही टारगेट होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज कैसे रिकॉल कर ले, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कैसे रिकॉल करने, यही टारगेट होता है नोट्स का। और अगर नोट्स बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आर्टिस्टिक बने हैं तो वो ऑलमोस्ट डायग्राम की तरह हो जाते हैं। जैसे एक लाइन बताऊं, एक लाइन जैसे आप थ्योरी में लिख लो, थ्योरी की तरह जैसे बुक में लिखा होता है, और एक तरीका है कि उस लाइन को 3-4 टुकड़ों में तोड़ लो और एरो बना बना के लिख लो। तो सीधा स्ट्रेट लिखने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको तोड़ के आर्टिस्टिक वे में लिख लो, तो वो ब्रेन जल्दी कैप्चर करेगा, आपको याद रहेगा। तो बच्चों हमने लगभग सारे सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। किसी एक वीडियो से हम किसी बच्चे की लाइफ नहीं बदल सकते, ये आप भी जानते हो, हम सब टीचर्स भी जानते हैं। लेकिन इसके थ्रू अगर एक कॉन्सेप्ट भी आपका ठीक हो गया और उससे आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, सो दैट्स ऑल, वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हुआ। ऐसे खूब सारे वीडियो हम बना लेंगे और बनाते चलेंगे। बस एक भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो उसका पर्पस पूरा हो गया वीडियो बनाने का। थैंक यू बच्चों।